मेरा नाम निम्मी है। मैं अपना सामान पैक करके अभी अभी अपनी गाड़ी से इस बिल्डिंग के पास आई थी, क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट रेंट पर लिया था। मैं एक स्टूडेंट थी। मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। मैं इस शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। काफ़ी टाइम से मैं दूसरी बिल्डिंग में रह रही थी, मगर वहाँ पर मुझे रहने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। किसी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ़्लैट रेंट पर ले लिया। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी। इसके कई अपार्टमेंट बने हुए थे। इस बिल्डिंग में कुछ लोगों के अपने फ्लैट भी थे, तो कुछ लोगों ने अपने फ्लैट रेंट पर दिए हुए थे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर सुकून से रह सकूंगी, लेकिन इस बिल्डिंग में पहला कदम रखते ही मैंने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था। पुलिस भी आई हुई थी। एजेंट ने मुझे इस फ्लैट के फ़ोटो दिखा दिए थे, जबकि ये फ्लैट मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलवाया था। उसने ये फ्लैट देखा हुआ था और वो यहाँ के सारे लोगों को जानता था। मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, क्योंकि इससे पहले रेंट के पैसे और एडवांस हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे एजेंट के थ्रू मिल गई थी। आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। बाहर कंपाउंड में ही काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। न जाने किस बात का शोर था। मैंने भी अपना सामान एक तरफ रखकर भीड़ के बीच में जाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर किस बात का शोर लगा हुआ है। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ी तो मैंने ये देखा कि एक आदमी और एक औरत बिलख बिलख कर रो रहे थे। एक बूढ़ा आदमी था, लगभग उसकी उम्र 65 साल होगी। वो बूढ़ा इन दोनों को तसल्ली दे रहा था। ये लोग कौन थे और वो बूढ़ा आदमी इनका क्या लगता था? मैं तो अभी यहाँ नई नई आई थी, इसलिए कुछ नहीं जानती थी। ये लोग क्यों रो रहे थे? पुलिस इन लोगों से इतने सारे सवाल जवाब क्यों कर रही थी? ये बात मैंने वहाँ मौजूद आसपास के लोगों से पूछी थी, तो वहाँ पर मौजूद एक अंकल ने बताया कि पिछले 15 दिन पहले इनकी बेटी गायब हो गई है। इन दोनों पति पत्नी की इकलौती ही बेटी थी श्रेया। उसकी उम्र लगभग 16 साल है। खूबसूरत लड़की है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। अपनी इकलौती बेटी के गायब हो जाने से ये लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस में भी इन्होंने 24 घंटे के बाद ही कंप्लेंट दर्ज कर दी थी, मगर पुलिस भी उनकी बेटी को नहीं ढूंढ पा रही। पुलिस ने हर तरह की कोशिश करके देख ली। पुलिस को जिस जिस पर शक है उससे पूछताछ भी कर ली गई। पुलिस को लगता है कि इस बिल्डिंग के लोग ही उनकी बेटी को किडनैप कर सकते हैं, मगर यहाँ तो किसी ने भी उनकी बेटी को किडनैप नहीं किया, क्योंकि जो भी आरोपी होता वो पुलिस के सवाल जवाब पूछने पर पुलिस को शक में डालने पर मजबूर कर देता। लेकिन जिस दिन से पुलिस ने सब लोगों से बात की है, पुलिस को लगता ही नहीं है कि उनकी बेटी को बिल्डिंग के ही लोगों ने किडनैप किया है। पता नहीं उनकी बेटी किडनैप की गई है या फिर कहीं चली गई है या फिर कोई और बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी शोर शराबा, रोना पीटना मचा हुआ था। मुझे उन दोनों पति पत्नी पर काफ़ी तरस आया था। मैं अपना सामान लेकर अपने फ्लैट में चली आई थी और मैंने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया था। ये फ्लैट तो सच में अंदर से बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर मेरा अच्छा मन लग रहा था। सामने ही फ्रंट पर एक बड़ी सी गैलरी खुली हुई थी, जहाँ पर ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा आ रही थी। 2 दिन तक तो मैंने आराम किया था, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं यहाँ पर सामान शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। मगर मैं देख रही थी कि हर रोज़ यहाँ पर पुलिस आ रही थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत शोर शराबा करते थे। अभी तक उनकी बेटी नहीं मिली थी। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा कि मेरे सारे ही फ्रेंड्स मेरा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इस नए फ्लैट में आने की वजह से ये बात तो भूल ही गई थी कि मेरा बर्थडे है। मगर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। सब लोगों ने मिलकर मेरा बर्थडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था। इनमें कुछ लड़कियां और लड़के भी मेरे दोस्त थे। हर अच्छे बुरे वक्त में इन लोगों ने मेरा साथ दिया था। मैं इस शहर में पिछले 3 साल पहले आई थी। मेरे पेरेंट्स से मेरी हमेशा फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो लोग मेरे हालचाल लेते रहते थे और जब 1 महीने की कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो मैं अपने घर अपनी फैमिली के पास चली जाती थी। वहाँ पर उन लोगों के साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड होता था। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरे पापा ने कभी मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की थी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों ही भाई मुझसे छोटे थे। वो भी बहुत अच्छे थे। कभी कभी उन लोगों का इस शहर में आना होता तो वो लोग मुझसे मिलकर ज़रूर जाते थे। मैं अपने पापा की लाडली थी, इसीलिए उन्होंने मेरे ज़िद करने पर मुझे इस शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मेरी मम्मी पापा को मुझ पर हमेशा से ही बहुत भरोसा रहा था, तभी तो मैं उनसे इतनी दूर रह रही थी।
मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी भी उन लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। लेकिन मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जो मुझे पसंद करता था। कई बार उसने मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने उसका प्रपोजल अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मैं उसे कभी कोई जवाब ही नहीं देती थी। अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था और अभी ये मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के पूरे 3 साल बाकी थे। इन बाकी के 3 सालों में मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिससे मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे। वो लड़का मुझे पसंद करता था, मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी और हम लोगों की एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट होनी थी। कॉलेज में मेरा दिन मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा गुजरता था और जब मैं अपने फ्लैट में आती तो पूरी तरह से अकेली हो जाती थी। वैसे तो मैं अपने लिए कुकिंग वगैरह किया करती थी, अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम करती थी, फ्लैट की सफाई किया करती थी, इसीलिए थोड़ा वक्त मेरा इस तरह से गुजर जाता था और कुछ देर तक अपने घर पर सबसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। लेकिन जब से मैं इस बिल्डिंग में आई थी तो एक अजीब सा शोर शराबा अभी तक चल रहा था। अभी तक इन लोगों की बेटी के बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। मैं सोच रही थी कि न जाने हमारे पुलिस सिस्टम को क्या हो गया है। एक लड़की को अभी तक इन लोगों ने नहीं ढूंढ निकाला। न जाने उस बेचारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होगी, किस मुसीबत से गुजर रही होगी। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ भी भाग सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या पता वो किसी लड़के को पसंद करती हो। मगर वो किसी लड़के को पसंद करती तो उसके पेरेंट्स पुलिस को इस बारे में ज़रूर बताते। लेकिन उसके पेरेंट्स तो रो रो कर लगातार यही कह रहे थे कि उनको शक है कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे अब इन लोगों से बहुत हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए लगभग 20 दिन गुजर गए थे और मेरे यहाँ आने से भी 15 दिन पहले से इन लोगों की बेटी गायब थी। माता पिता की बहुत बुरी कंडीशन थी। मैंने सोचा कि मुझे इनके घर पर इनका दुख बांटने के लिए जाना चाहिए। आखिरकार इंसान ही इंसान की परेशानी समझता है। वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिए थे। मैं जितनी इंटेलिजेंट थी उतनी ही संस्कारी बेटी भी थी, उतनी ही समझदार भी थी और उतनी ही लोगों की परवाह करने वाली थी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि परेशान लोगों की मदद किया करो और गरीबों की भी मदद किया करो। हक के खिलाफ बोलना सीखो, अपना इंसाफ खुद लेना सीखो। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी किसी के आगे झुकती नहीं थी। जो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आता था मैं उसके साथ अच्छी रहती थी और जो मेरे साथ गलत तरीके से पेश आता था मैं उसके लिए उतनी गलत बन जाती थी कि जब तक उसे मज़ा नहीं चखा देती तब तक पीछे नहीं हटती थी। मैं इन लोगों से मिलने के लिए चली गई थी और मैंने आकर उन लोगों को अपने बारे में बताया कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। 5th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ की एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने देखा था कि वो लोग अभी भी अपनी बेटी के लिए बेचैन थे। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी गायब हुई थी। उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा शायद कोई नहीं लगा सकता था। उस लड़की की माँ मेरे सामने बहुत रो रही थी और कह रही थी कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है। कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए और उनकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। मगर उनकी मदद तो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। वैसे तो पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मैंने उनसे पूछा था कि आखिर आपकी बेटी किस समय, कब और कैसे गायब हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी अपने स्कूल से आ जाने के बाद कुछ नोट्स तैयार करने के लिए सामने वाले अपार्टमेंट में अपनी दोस्त के फ्लैट में गई थी। ये दोनों लड़कियां साथ ही स्कूल जाया करती थी, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। मगर वहां जाने के बाद उनकी बेटी वापस ही नहीं आई। उन लोगों ने उससे भी पूछताछ कर ली थी। उस लड़की ने बताया था कि श्रेया काफ़ी देर तक उसके पास बैठी रही थी, उससे बातचीत करती रही। दोनों ने काफ़ी देर तक पढ़ाई भी की थी और उसके बाद वो अपनी दोस्त के घर से चली तो गई थी, मगर अपने घर तक नहीं पहुंची थी और ना ही उसे किसी ने बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था। ये केस बड़ा ही अजीब था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कहीं आते जाते किसी ने देखा भी नहीं और ये गायब भी हो गई। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी बेटी बिहेवियर की कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, हर किसी से इज्जत और प्यार से बात करती थी। आखिरकार हमने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, मगर फिर भी ना जाने क्यों हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। मैंने उन लोगों से ये भी पूछा था कहीं आपकी तो किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, कहीं आप दोनों पति पत्नी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने आपकी बेटी को गायब कर लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रही हो, मगर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम बहुत सिंपल लोग हैं,
हम तो यहाँ सिर्फ अपने ही घर में रहते हैं। श्रेया के फादर अपनी नौकरी पर जाते हैं मगर टाइम टू टाइम वापस आ जाते हैं। उनका तो ऑफिस में भी कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। कभी हॉलिडे में भी हम लोग कहीं नहीं जाते क्योंकि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती है। ज़्यादातर वो अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती रहती थी। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो अच्छी खासी खुशहाल गुजर रही थी। फिर ना जाने हमारी ज़िंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया जिसमें हमारी बेटी ही हमसे अलग हो गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र न करें, आपकी बेटी ज़रूर मिल जाएगी। अभी मैं इन लोगों के यहाँ बैठी हुई थी, तभी वो 60 साल का बूढ़ा आदमी उनके घर के अंदर आ गया था। जब उसने देखा कि श्रेया की मम्मी रो रही है तो उसने उन्हें तसल्ली दी और कहने लगा कि बेटा, रोना बंद करो। तुम्हारे रोने से तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। तुम्हें मजबूत रहना है अपनी बेटी को तलाश करने के लिए। तुम सिर्फ प्रार्थना करो। ये पुलिस वाले या ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा। मुझे तो ये बूढ़ा आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि इसकी नज़रें मुझे किसी वक्त खुद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं इसे देखती ये नज़र बचा लिया करता था। बड़ा ही अजीब आदमी था। मुझे लगा शायद ये इनका कोई रिश्तेदार होगा, मगर उन्होंने बताया कि ये हमारे फ्लैट के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में ही रहते हैं। इनकी पत्नी की मौत हो गई है और बेटा और बहू और पोता पोती भी हैं। बेटे की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ बाहर रहने लगा, मगर ये यहाँ से नहीं गए। इन्हें तो यहीं का माहौल पसंद है। मेरी बेटी इनसे बहुत लगती थी, इनको दादाजी कहकर पुकारती थी, इसलिए ये मेरी बेटी के लिए बहुत परेशान है। इन्हें भी मेरी बेटी की याद आ रही है। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अंकल को उनकी बेटी की फिक्र हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक इस लड़की के लिए परेशान रही थी। ना जाने क्यों मुझे इसके माता पिता से एक अजीब सी अटैचमेंट होने लगी थी। मैं हर रोज़ उनके घर जाने लगी, उनके सुख दुख बांटने लगी और उनकी बेटी के बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकालने लगी। मगर मैं परेशान थी तो सिर्फ इस बूढ़े आदमी की वजह से परेशान थी। न जाने क्यों मुझे शक में डालने पर मजबूर कर रहा था और इसी तरह करते करते लगभग 2 महीने गुजर गए थे, मगर अभी तक श्रेया का कोई अता पता नहीं था। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़्यादातर रातों को जागकर पढ़ाई किया करती थी। दिन में मुझे सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ाई करने का टाइम मिलता था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। दिन में श्रेया के घर चली जाती थी। उसकी मम्मी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। मुझे उन लोगों के घर जाना अच्छा लगता था। पुलिस ने भी अब श्रेया के पेरेंट्स को बोल दिया था कि आपकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका, हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी उम्मीद उन लोगों को पुलिस से थी और पुलिस भी अब अपने हाथ झाड़ चुकी थी। श्रेया के पेरेंट्स का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब उन लोगों को यही लगता था कि कभी उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिलेगी। मुझे भी बेहद अफसोस था कि आखिर इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर सोचने वाली बात ये थी कि लड़की गई तो कहाँ गई। ना जाने क्यों मेरा दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह सोचने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि हो ना हो श्रेया या तो इस बिल्डिंग में है या फिर दूसरी वाली किसी बिल्डिंग में है। वो यहीं कहीं आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है, क्योंकि श्रेया को कॉलोनी के गेट से बाहर जाते हुए किसी ने देखा ही नहीं था। हालांकि वहां पर कैमरास भी लगे हुए थे। पुलिस हर हद तक श्रेया को ढूंढने की कोशिश कर चुकी थी। श्रेया की दोस्त प्रियंका के घर की भी तलाशी ले ली गई थी। श्रेया के मोबाइल की सारी कॉल डिटेल्स भी चेक कर ली गई थी, मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका था। श्रेया की मम्मी बहुत रोती थी। मैं उनको जाकर तसल्ली दिया करती थी। मैंने इस बारे में फ़ोन पर अपने पेरेंट्स को भी बताया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरा ये तरीका गलत लगता था कि मैं लोगों के घर घर जाकर उनके फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व क्यों होती हूँ। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जिनको हम जानते हो उनके घर जाना अच्छी बात है, मगर जिन्हें हम नहीं जानते और जिनसे हमारी नई नई जान पहचान हुई है उन पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम एक जवान लड़की हो, तुम दूसरों के घर इस तरह से मत जाया करो। मगर मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया था कि मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर गलत होगा भी तो मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। एक रात मैं अपने फ्लैट में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते काफ़ी थक चुकी थी। लगभग रात के 3 बजे का टाइम हो रहा था। जब मैं उठी तो सोचा कि किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी हाथ में लेकर और मोबाइल चलाते हुए मैं विंडो तक चलती हुई आई थी, जब अचानक मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की तरफ गई थी। वही बूढ़ा आदमी जिनको इस बिल्डिंग के सारे ही लोग शुक्ला जी कहते थे। आखिर शुक्ला अंकल सामने वाली बिल्डिंग में ऐसे चोरी छुप के रात के समय कहाँ जा रहे थे?
उनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और वो ज़्यादातर आसपास की बिल्डिंग के लोगों से बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसा मैंने उनके मुंह से ही सुना था। तो फिर वो इस बिल्डिंग में क्या करने जा रहे थे? मैंने देखा था कि वो बार बार पहले इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक मैं विंडो में खड़ी हुई उनके आने का इंतज़ार करती रही। पूरे 3 घंटे के बाद वो उस बिल्डिंग में से निकले थे। अगर दिन में कोई किसी के यहाँ जाता है तो समझ आता है, लेकिन आधी रात के समय किसी के यहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? मैंने सोचा कि हो सकता है शुक्ला अंकल को सामने वाली बिल्डिंग में किसी से कोई काम हो, या फिर किसी को शुक्ला अंकल से भी काम हो सकता है, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई हो। मुझे उन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा है। फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। मगर सेम वही सब कुछ मैंने अगले दिन फिर से देखा था कि शुक्ला अंकल फिर से रात के 2 या 3 बजे के बीच में फिर से सामने वाली बिल्डिंग में जा रहे थे, और आज भी वो यही हरकत कर रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खाने की प्लेट्स पकड़ी हुई हैं और वो ये लेकर बिल्डिंग के अंदर चले गए थे। मगर वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर या इधर उधर मुड़कर देख रहे थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। न जाने क्यों मुझे इस बुढ़े पर अब शक नहीं बल्कि पूरा यकीन होने लगा था कि दाल में ज़रूर कुछ तो काला है। इस बुढ़े की हरकतें तो वैसे भी मुझे ठीक नहीं लगती थी, और अब तो धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सामने वाली बिल्डिंग में आकर क्या करने जा रहा है। सुना था कि इसका बेटा इसको हर महीने पैसे भेजता है, इसको बुलाता भी है, मगर ये यहाँ से जाता ही नहीं है। इस आदमी का यहाँ कुछ ज़्यादा ही मन लग रहा था। और फिर मुझे ये भी पता चला था कि श्रेया भी इस बुड्ढे से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। यही हरकत मैंने कई दिन तक देखी थी। मैं अब इस पर नज़र रखे हुई थी। हर रात में इसे अपनी खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखती थी। रात का टाइम होता था और इसके हाथ में खाने की प्लेट्स ज़रूर होती थी। शायद ये वहाँ किसी के लिए खाना लेकर जाता होगा, मगर किसके लिए, इसका तो कोई अपना था ही नहीं। उस समय तो वॉचमैन भी सो जाया करते थे, और फिर बिल्डिंग के गेट तो खुले हुए ही होते हैं। आने जाने वाला रात बीच में कैसे भी कहीं भी आ जा सकता है, और ये तो फिर भी यहीं के रहने वाले थे, इसलिए इनको तो कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता था। मगर सवाल ये है कि ये शुक्ला अंकल को सामने वाली बिल्डिंग में आधी रात के समय ही काम क्यों आता है। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। न जाने क्यों मैं खोई खोई सी रहती थी, कंफ्यूज सी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस बूढ़े आदमी ने श्रेया के साथ कुछ किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेया सामने वाली बिल्डिंग में हो, और इसी बिल्डिंग में श्रेया की फ्रेंड प्रियंका भी तो रहती है। जिस दिन श्रेया गायब हुई थी उस दिन वो अपनी फ्रेंड्स के यहाँ नोट्स तैयार करने के लिए गई थी, और फिर वो अपना काम निपटाने के बाद वहाँ से आ गई थी, लेकिन वहाँ से अपने घर नहीं आई और ना ही बिल्डिंग के गेट से बाहर आई। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैं अपनी क्लासरूम में बैठी हुई थी और बड़ी गहरी सोच में बैठी थी, क्योंकि मैं यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक मेरी एक दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हो। फिर मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने अपने ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को ये बात बता दी थी और उन लोगों से कहा था कि यार वो मासूम बच्ची सिर्फ 16 साल की है और वो 65 साल का बूढ़ा आदमी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे फ्रेंड्स कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें पहले ही उस आदमी पर शक है। कभी कभी शक यकीन में भी बदल जाता है। क्यों ना हमें एक प्लान बनाना चाहिए इस बुढ़े के खिलाफ। देखते हैं कि ये बुढ़ा क्या करता है। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम इसे मौके पर ही पकड़ लेंगे, और अगर हमें लगा कि ये बुढ़ा ठीक है, इसने कुछ गलत नहीं किया, तो हम लोग खामोशी से वहाँ से वापस आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, हम सबको मिलकर ये सब कुछ करना होगा। वो लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार थे। हमने कॉलेज में ही काफ़ी देर तक प्लान बनाया, डिस्कशन किया, और फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। हर दिन की तरह मैंने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और मेरी कुछ दोस्तें मेरे साथ मिलकर मेरे फ्लैट में खिड़की से उस बुढ़े पर नज़र रख रही थी। जैसे ही वो हमारी बिल्डिंग से निकलकर सामने वाली बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा, तो मेरे दोनों दोस्त उसका पीछा करने लगे, और उसका पीछा करते करते वो लोग उसके फ्लैट तक पहुंच गए। जिस फ्लैट के अंदर वो बुढ़ा जाने वाला था, पहले तो उसने चाबी से ताला खोला। तो मेरे एक दोस्त ने उससे कहा कि अंकल जी, यहाँ पर मिश्रा जी का फ्लैट कौन सा है। उसने इनको बातों में लगाने की कोशिश की थी। हालांकि बुढ़े ने रात में मेरे दोस्त से ये भी कहा था कि इतने रात को तुम यहाँ किसी का एड्रेस पूछने के लिए क्यों आए हो। मेरे दोस्त ने जवाब दिया जैसे कि आप यहाँ पर इतनी रात को आए हो, उसी तरह से। तो उसने एक बड़ी ही अजीब बात कही थी। वो कहने लगा कि ये फ्लैट तो मेरा है और मैं अपने फ्लैट में कभी भी आ सकता हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे अंकल आप नाराज़ ना हो,
वो उनको बातों में लगा रहा था, जबकि दूसरा वाला दोस्त खामोशी से फ्लैट के अंदर जा चुका था। जब हमारा एक दोस्त फ्लैट के अंदर चला गया तो बाकी के दोस्तों ने बुढ़े से अपना पीछा छुड़ाया था और वो बुढ़ा भी तसल्लीमंद होकर फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त उसे वहीं खड़े होकर चोरी चुपके देखने लगे। उन्होंने अपने एक साथी को अंदर भेज दिया था ताकि वो अंदर जाकर ये देख सके कि अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं, और अंदर गए हुए दोस्त को गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो लड़का फ्लैट के अंदर जाते ही ऐसी जगह पर छुप गया था जहां से शुक्ला अंकल उसे नहीं देख सकते थे। शुक्ला अंकल स्टोर रूम की तरफ गए थे। जब मेरा दोस्त भी उनके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि हम लोगों का शक बिल्कुल सही है, तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया और अपने बाकी साथियों को भी अंदर ले लिया, क्योंकि मामला गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत बिगड़ा हुआ था। हम अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे थे। शुक्ला अंकल को भनक भी नहीं पड़ी थी कि इतने लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने जो फ्लैट के अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया था, वो भी हमारे दोस्त ने अंदर से खोलकर बाकी सारे साथियों को फ्लैट के अंदर ले लिया, और फिर अंदर जाने के बाद मेरे तीनों ही दोस्तों ने शुक्ला अंकल को घेर लिया था और उसके बाद उन लोगों ने हमें भी बुला लिया था। वहाँ उन लोगों को देखकर बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। इस समय मौके पर हम सारी लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच गई थी। हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि आसपास के सारे लोग जाग जाएं। शुक्ला अंकल तो हमें देखकर बहुत घबरा गए थे। ये फ्लैट प्रियंका के पोर्शन के ठीक नीचे वाला फ्लैट था। इस फ्लैट से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर अगर हम लोग जाते तो उसके ऊपर प्रियंका और उसकी फैमिली रह रही थी। वो बुढ़ा कह रहा था कि ये फ्लैट मेरा है, इसे मैंने रेंट पर लिया है, तुम लोग मेरे घर में किस तरह से आए हो। इस बुढ़े ने ये फ्लैट रेंट पर क्यों लिया था, ये तो अकेला था, आखिर इसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मगर हमारा जो दोस्त इस फ्लैट में सबसे पहले आया था, वो जो अपनी आंखों से देख चुका था, उसने कहा कि तुम लोग भी देख लो। मेरे एक दोस्त ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और हमें स्टोर रूम में जाने के लिए कहा। फ्लैट में 2 कमरे बने हुए थे और एक स्टोर रूम था। हम स्टोर रूम की तरफ आए तो ये देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरा शक सच में यकीन में बदल चुका था। जो हमने सोचा था वैसा ही था। श्रेया एक 16 साल की मासूम लड़की जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हमने जल्दी से उसे उठाया, पानी की छींटें मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे थे। बुढ़ा बहुत डर गया था, भागने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, मगर मेरे तीनों दोस्तों ने उसे जकड़कर रखा हुआ था। जबकि मेरा एक दोस्त उसकी वीडियो भी बना रहा था। देखा तो धीरे धीरे सभी लोगों के फ्लैट्स की लाइट ऑन होने लगी। धीरे धीरे लोग वहाँ से आने लगे। वॉचमैन भी आ चुका था और जब सबके सामने ये बात आई तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि किसी को भी इस आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। श्रेया की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसे अस्पताल ले जाया गया। श्रेया के पेरेंट्स भी शोर शराबे की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गए थे। श्रेया की मम्मी ने जब देखा कि उनकी बेटी जिंदा है और यहाँ इस फ्लैट में बंद है तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अब आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना है। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली गई, जबकि श्रेया के फादर ने पुलिस को कॉल कर दी थी। पुलिस थोड़ी ही देर बाद आ गई थी। हम बुढ़े से अपने तरीके से सारी बात उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपनी कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो काफ़ी कोशिश कर रहा था। हमने वहाँ पर मौजूद लोगों को बताया कि इसने श्रेया को अपने पास इस फ्लैट में कैद करके रखा हुआ था। इसके पास तो ऑलरेडी एक फ्लैट है जो इसका अपना है, तो फिर इसे ये फ्लैट रेंट पर लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और ये यहाँ पर हर रात खाना लेकर आता है। हमने आज इस पर नज़र रखी हुई थी। आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। हम सब ने मिलकर इस इंसान की सच्चाई तो खोल कर रख दी थी। इसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, मगर मुझे हैरानी इस बात पर थी कि ये बुढ़ा कितना शातिर था। अब बाकी का काम हमने पुलिस के हवाले छोड़ दिया था। पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई थी। श्रेया के फादर, मेरे फ्रेंड, सब लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे और उन्होंने बता दिया था कि हम सब ने किस तरह से मिलकर इस बुढ़े को पकड़ा है। जबकि मैं और मेरी फ्रेंड्स हॉस्पिटल चले गए थे। वहां जाने के बाद पता चला कि श्रेया की कंडीशन बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। पता चला कि श्रेया जो पिछले 3 महीने से गायब है, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। श्रेया की मम्मी तो ये खबर सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और फ़ौरन ही बेहोश हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उस बूढ़े ने उनकी बेटी के साथ क्या किया। जिस इंसान पर वो इतना भरोसा करती थी, जिस इंसान को वो अपने पिता समान समझती थी, जिस इंसान को श्रेया भी अपने दादाजी कहकर बुलाती थी, उस इंसान ने अपनी पोती जैसी उम्र की लड़की पर इतनी गंदी नज़र रखी, बल्कि उसके साथ इतना गलत किया।
अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि अभी श्रेया को होश नहीं आया था। पुलिस श्रेया का बयान लेने के लिए पहुंच चुकी थी। अभी इंतज़ार हो रहा था कि पहले श्रेया होश में आ जाए, वो थोड़ा संभल जाए, फिर वो पुलिस को बताए सब कुछ, क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वैसे तो बहुत समझदार थी, लेकिन वो बच्ची हालात के एक नए सिरे की जंग लड़ रही थी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने के लिए चली गई थी। श्रेया ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि जब वो अपनी फ्रेंड्स के यहाँ से नोट्स बनाकर सीढ़ियों से उतर रही थी तो किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और जल्दी से उसे दरवाजे के अंदर खींच लिया। वो बेचारी न कुछ सोच सकी न समझ सकी। कुछ देर के लिए बेहोश हो गई क्योंकि उसके मुंह पर रुमाल लगाया गया था और उस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़ी तकलीफ का शिकार हो रही है। उसने अपने सामने उस बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखा जिसे वो प्यार से दादाजी कहती थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इस आदमी ने गलत किया है। उसने श्रेया को एक बार बेहोश करके गलत काम किया, फिर उसके बाद जब वो होश में आ गई तो तब भी उसके साथ गलत किया और उसने उसके हाथ पैर बांधकर उसे इसी फ्लैट के स्टोर रूम में बंद कर दिया था। जब तक पुलिस कड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब तक वो श्रेया के पास नहीं गया और लगातार उसके पेरेंट्स को तसल्ली देता रहा और उनके साथ मिलकर उनकी बेटी को ढूंढता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं तो रात के लगभग 2-3 बजे वो अपनी हवस पूरी करने के लिए श्रेया के पास जाता था। वो बेचारी चिल्ला भी नहीं पाती थी क्योंकि उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया गया था। उसे जिंदा रखने के लिए ये रात को अपने घर से खाना प्लेट्स में करके वहां तक ले जाता था, मगर वो उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि दादाजी मुझे जाने दो, लेकिन वो दरिंदा कहता था कि मेरी तो तुझ पर न जाने कब से नज़र है, मगर ऐसा कोई उपाय ही नहीं मिल सका कि मैं तुझे अपने कब्जे में कर सकूं। मैंने तुझे अपने कब्जे में करने के लिए ये फ्लैट रेंट पर लिया। मुझे पता चल गया था कि ऊपर वाले पोर्शन में रहने वाली तेरी दोस्त के यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन आती जाती रहती है। उस बिल्डिंग में रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। आखिर तेरे माता पिता मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए मैंने ये फ्लैट ले लिया और यहाँ पर इस काम को अंजाम देने लगा। यही सब उस बूढ़े आदमी ने भी पुलिस की पिटाई से उगल दिया था। शुक्ल अंकल एक बड़ा ही घिनौना इंसान था। उसने पुलिस को अपना बयान दिया। उसने जब से यहाँ पर श्रेया को देखा था उसकी नीयत तभी से उस पर आ गई थी और उसने श्रेया की फैमिली से जान पहचान बढ़ानी शुरू की। वो 2 साल पहले अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ पर आया था और उसे श्रेया बहुत अच्छी लगने लगी थी। श्रेया छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थी। वो उसके टांगों को बड़ी गौर गौर से देखता था। वो जब ऐसे कपड़े पहनती थी तो उसके शरीर पर अपनी नज़रों को जमा देता था। वो शाम के टाइम पर पार्क में अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती थी तो वो उसे घूर घूर कर देखता रहता था। उनके घर जाता तो धीरे धीरे श्रेया के नज़दीक आने की कोशिश करता था। वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि ये इंसान उस पर गंदी नज़र रखता है। न उसके पेरेंट्स कभी ये बात समझ पाए। उन लोगों ने तो इस आदमी पर भरोसा कर लिया था। 1-2 बार इसने श्रेया को कहीं बाहर ले जाने के लिए भी कहा था, मगर कभी श्रेया के पापा उनके साथ चले जाते थे तो कभी श्रेया की मम्मी चली जाती थी। उसे कभी अकेले में श्रेया के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला था। उसे इस बात का गुस्सा रहने लगा था, इसलिए वो काफ़ी समय से सोच रहा था कि वो किस तरह से श्रेया के साथ गलत करे। इसलिए उसने सामने वाली बिल्डिंग में बने हुए एक अपार्टमेंट में फ्लैट रेंट पर ले लिया और उसके बाद वो श्रेया के साथ गलत काम करता रहा। उसे लगता था कि इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सच कभी छुपा नहीं रह जाता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अब श्रेया उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा नामुमकिन है। श्रेया इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसके लिए इस बच्चे को जन्म देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस ने इस बूढ़े आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई थी कि इतनी उम्र में आकर कितना शातिर इंसान था और उसने पुलिस को कितना गुमराह किया। श्रेया के पेरेंट्स हमारे बहुत शुक्रगुजार थे, मगर हम सब ने मिलकर एक अच्छा काम किया था। एक लड़की को उसके पेरेंट्स से मिलवा दिया था। श्रेया अभी 2 महीने की ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए दवाइयों से उसका अबॉर्शन कर दिया गया और श्रेया को इस चीज़ से भी निजात मिल गई थी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी अनजान पर इतना भरोसा ना करें कि आप उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं होते। अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है। जितना हो सके अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें। उन्हें दूसरों के हवाले ना छोड़ें।
इस कहानी को काफ़ी साल बीत चुके हैं। मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी शादी उसी लड़के के साथ हुई है जो मुझे कॉलेज में पसंद करता था, क्योंकि जब मैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने घर आई तो फ़ौरन ही उसने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया था। ये रिश्ता मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा था और इस तरह मेरी उसके साथ शादी हो गई। श्रेया और उसकी फैमिली, वो लोग मुझसे कांटेक्ट रखते हैं। श्रेया मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है और मैं भी उसका बहनों की तरह ही ख्याल रखती हूँ। वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।